कौशिक नौभाई आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैंने आपको जो है स्ट्रीम वाली 3 वीडियो आपके सामने रखे हैं, जिनमें से मैंने आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में और साइंस के बारे में आपको जानकारी दी। और इससे पहले मैं कनेक्टर की सीरीज़ आपके सामने लेकर के चल रहा था। मैंने आपसे ये कहा था कि जो कनेक्टर्स हैं वो आमतौर पर कितने टाइप के होते हैं, तो मैं 5 इसके लिए आपको जो 5 पार्ट हैं इसके आपके सामने रख चुका हूँ। और अब जो है वो इसका लास्ट पार्ट है, कनेक्टर का फाइनल पार्ट है। इसके बाद कनेक्टर आपके ख़त्म हो जाते हैं। और मेरी आपसे बार बार ये गुजारिश होती है, एक प्रार्थना होती है, एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी वीडियो हम आपके सामने रखते हैं या आपके सामने रखी जाती हैं, उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उन्हें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन्हें पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखें। क्योंकि साथियों, मैं एक बात बहुत दावे से आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो जिस सब्जेक्ट की रखी हैं, यानी जो भी टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है, वो कोई भी इनकम्प्लीट नहीं है। अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो मैंने वो कंप्लीट आपको करवाए। अगर हम डिटरमिनर्स की बात करते हैं तो मैंने A to Z उसके अंदर आपको करवाया। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो वो A to Z आपको बताया। लेटर्स का टॉपिक रखा तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी। प्रीपोजिशन हमने टॉप से लेकर के और बॉटम तक सारी आपके सामने रखी। कोई वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो जो 7 टाइप ऑफ द वर्ब्स था उसके बारे में आपको जानकारी दी। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब आपका यह है कि मैं 101% आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने बहुत गहराई से इन सारी की सारी चीज़ों को देखा, इन पे आपने अगर अमल किया, तो 101% है कि आप 110% जो है अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर आपके कमांड हो जाएगी। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे डाउट्स आपके क्लियर किए, जैसे के साइलेंट क्यों रहता है, एल साइलेंट क्यों रहता है, या पी साइलेंट क्यों रहता है, या आई और जे के ऊपर बिंदी जो है क्यों लगती है, या जनरली और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिनके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। और मैं ये लगातार आपके सामने लाता रहूँगा समय के साथ साथ। लेकिन आपसे मेरी एक ही विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये कनेक्टर्स की जो अंतिम सीरीज़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फाइनल सीरीज है, ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो ये पार्ट 6 है। अब इसके अंदर कुछ गिनती के 7-8 कनेक्टर्स थे जो बचे हुए थे। क्योंकि साथियों, सबको एक ही में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आप लोग भी बोलते हो कि साहब बहुत लंबी वीडियो हो गई है, टीचर ने पका दिया, जला दिया। और देखिए कितने गजब की बात है कि जो लोग YouTube चैनल बना करके लोगों को गालियां देते हैं, जो गंदी गंदी चीज़ें लोगों को परोसते हैं, बड़े बड़े आपके जो है फिल्म स्टार होते हैं जिनके पास ऑलरेडी ढेर सारा रुपया पहले ही है, वो भी अपना YouTube चैनल बना करके अपनी कोई अंट शंट फ़ोटो उसमें डाल देते हैं। आज नहाते हुए उनकी फ़ोटो देखे, आज फलानी ड्रेस में उनकी फ़ोटो देखे, और आप लोग उसके ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद में व्यूज़ देते हैं, उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। तो बड़ा अचरज होता है और बड़ा अफसोस होता है ये जान करके कि जो लोग ऑलरेडी हमारे सिरमौर बने हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इतना सब कुछ जो है हासिल कर लिया है, इसके बावजूद भी आप उनके ऊपर अपनी लाइक और ढिमका और कमेंट्स और ये और वो और सैकड़ों चीज़ें आप उसके सामने रखते हैं, और उनसे आपको बेनिफिट कोई नहीं है। नथिंग यू गेट, कुछ भी आपको हासिल नहीं है। कोई भी एजुकेशन का चैनल है जो आदमी मेहनत करके आपके सामने कोई चीज़ परोस रहा है, रख रहा है, और बहुत सारी मेहनत करते हैं। मैं हर यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा हूँ जो हवा में बातें करते हैं कि 20 मिनट का, आधे घंटे का कोर्स जो है 3 मिनट में कीजिए, 2 मिनट में कीजिए। वो साथियों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महीने भर का खाना एक दिन में नहीं खाया जा सकता, ये सच्चाई है। लेकिन आप उन लोगों को सरताज बना देते हैं, उन्हें स्टार बना देते हैं। आमतौर पर जो लोग बहुत ही आप जानते हैं किस प्रकार के होते हैं, गालियां देने वालों को जो है दुनिया भर के आप लाइक्स और कमेंट्स करते हैं। तो आप थोड़ा सा हम लोगों पर भी कृपा कीजिए। हम तो अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहे हैं, एक बेटरमेंट की तरफ आपकी तरफ जा रहे हैं। और एक स्टेज ऐसी होती है जब ये चीज़ जब आपके सामने आएंगी आने वाले समय में, तो आपको इसका एहसास होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज मैं कनेक्टर्स की सीरीज़ फाइनल आपके सामने लेकर चल रहा हूँ। नंबर 1 है आपका बिफोर और आफ्टर। साथियों, बिफोर का मतलब है पहले और आफ्टर का मतलब है बाद में। तो दोनों में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमने सेंटेंस को आगे पीछे करना होता है, यानी उसके ऑर्डर को बदलना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बिफोर का प्रयोग पहले के लिए तथा आफ्टर का प्रयोग बाद के लिए किया जाता है। जैसे आई रीच्ड द हॉल फुल स्टॉप, द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड। मैं परीक्षा भवन में पहुंचा तो जो पेपर थे वो शुरू हो चुके थे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यह है आई रीच्ड द हॉल फुल स्टॉप, द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड।
आमतौर पर जब मैं परीक्षा हॉल के अंदर पहुंचा था तो जो परीक्षा थी वो आपकी शुरू हो चुकी थी। अब हमने इसमें या तो आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं या बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक का यूज़ किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उनमें से आप किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर आपका द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द हॉल। तो आपने क्या किया, जो ये बाद वाला सेंटेंस था ना आपका, द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड, इसको तो आपने लिख दिया पहले, उसके बाद क्या लिख दिया बीच में, बिफोर का यूज़ कर दिया, और उसके बाद आपने आई रीच द हॉल कर दिया। तो ये सिंपल हो गया कि द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड जो पोर्शन था वो पहले आ गया और आई रीच द हॉल बाद में आ गया, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने बिफोर का यूज़ किया। तो आपने लिखा, सिंपल है कि द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द हॉल। और आप करिए नहीं जी मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं साथियों कि आई रीच द हॉल आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। यानी अगर आप इसको एज इट इज रखते हैं तो आई रीच द हॉल के बाद आफ्टर लगा देंगे, द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड कर देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी मैं ये परफेक्ट वाला पहले लिखूं, तो आप ये लिख सकते हैं द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द हॉल। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, ऐसे आप आफ्टर और बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। नंबर दूसरा इसी में है, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो आप ये लिख सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट, और उसके बाद आपका क्या होगा, क्या बोला था मैंने, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर पहले लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। और आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। यानी अगर सिंपल है कि वी रीच द स्टेशन को आप अगर पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपने साथियों आफ्टर का इस्तेमाल करना है, और अगर आप द ट्रेन हैड लेफ्ट को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने बिफोर का यूज़ करना है। क्लियर है? बिफोर का मतलब है पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका वाइल एज। मैंने बोला कि जब वाइल का प्रयोग हमेशा ही उस सेक्टर में किया जाता है जब जनरली आप ये देखते हैं कि दो व्यक्ति या एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं या दो व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं। एक ही समय के अंदर दो व्यक्ति या तो एक ही काम कर रहे होते हैं या दो व्यक्ति एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है आप वाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह हमसे कहता है कि जब दो व्यक्ति एक समय एक साथ एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं या एक काम कर रहे होते हैं तो तब आप इसका वाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें, सुषमा वाज बॉइलिंग राइस। सुषमा क्या कर रही है, चावल उबाल रही है जी। तो तब क्या हो रहा है, कहता है कि एट द टाइम हर सिस्टर वर स्लीपिंग। उस समय उसकी जो बहनें हैं वो आराम से सो रही थी। जब सुषमा चावल उबाल रही थी तो उसकी जो बहनें थी वो सो रही थी। अब हमने उसको वाइल से कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सुषमा वाज बॉइलिंग राइस वाइल हर सिस्टर्स वर स्लीपिंग। यानी जब सुषमा जो है चावल उबाल रही थी उस समय उसकी बहनें सो रही थी। तो कुछ भी नहीं किया आपने, बिल्कुल सिंपल है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं कि सुषमा तो चावल उबाल रही है और उसकी बहनें सो रही हैं। इसको कनेक्ट करना है आपने वाइल से, तो आपने सिंपल कर दिया कि सुषमा वाज बॉइलिंग राइस वाइल हर सिस्टर्स वर स्लीपिंग। क्लियर है? उससे अगला है आपका वेयर एवर। इसका प्रयोग द्वारा वाले वाक्यों में किया जाता है। यहाँ ये कहने का मतलब है कि जहाँ भी सेंटेंस के अंदर आपका द्वारा आता है उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यू मे गो एनीवेयर, यू आर बाउंड टू रिमेंबर मी। कहने का मतलब है भाई तुम कहीं मर्जी जाओ लेकिन इसके बावजूद भी तुम हमेशा मेरी याद में रहोगे। तो इसको हमने किससे कनेक्ट करना है, इससे हमने कनेक्ट करना है आपका किससे, वेयर एवर से। तो ये आपका होगा कि सिंपल है, वेयर एवर यू गो, कहता है यू आर बाउंड टू रिमेंबर मी। यानी भाई तू जहाँ मर्जी जा हमेशा इसके बावजूद भी तू मेरी यादों में रहेगा। तो वहाँ पर आप वेयर एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला है आपका एज इफ या एज डू। दोनों का प्रयोग साथियों एक ही के लिए होता है। एज इफ का प्रयोग कर दीजिए या एज डू का प्रयोग कर दीजिए, दोनों बिल्कुल सेम है। यानी अगर आप एज इफ भी लगाते हैं तो इट विल आल्सो ओके। और अगर आप जो है क्या लगाते हैं, नंबर दूसरा, एक तो मैंने एज इफ बोला और दूसरा आपके क्या बोला, एज दो बोला, तो इसका मतलब है जैसे ही। एग्जाम्पल है, इट माइट रेन, इट लुक्स लाइक दैट। आमतौर पर भैया ऐसे लगता है कि जैसे बरसात की संभावना है क्योंकि इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। तो आप ये लिख सकते हैं इट लुक्स लाइक एज इफ या एज दो इट माइट रेन। क्या किया आपने, जो बाद वाला सेंटेंस था उसको आपने पहले लिख दिया और उसके बाद उनको कनेक्ट करने के लिए एज दो का या एज इफ का इस्तेमाल कर दिया। एक बार दोबारा देख लीजिए प्लीज। ये है आपका एज इफ एज दो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे ही वाले वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। इट माइट रेन कॉमा, कहता है इट लुक्स लाइक दैट। आमतौर पर ऐसे लगता है कि बरसात होने वाली है, तो आप ये लिख सकते हैं कि इट लुक्स लाइक एज इफ या एज दो इट माइट रेन। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे बरसात
होने वाली है। क्लियर है। और नंबर नेक्स्ट है आपका जो सेकंड वाला है इसी का, ही स्क्रीम्ड इन ग्रेट फ्राइट। आमतौर पर उसने बहुत जोर से चीख मारी, बहुत ऊंची आवाज में वो चिल्लाई। कहता वन माइट थिंक ही हैड सीन घोस्ट। ऐसे लगा कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया। तो दो काम एक साथ हो गए ना, वो चिल्लाई कब, जब उसने भूत को देख लिया। तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, मैंने बोला या तो आप एज दो का इस्तेमाल करते हैं या एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बिल्कुल सिंपल लिख दिया। कहता कि ही स्क्रीम्ड इन द ग्रेट फ्राइट एज दो या एज इफ ही हैड सीन घोस्ट। वो बहुत जोर से चीखे भैया जब उसकी नजर भूत पिशाच के ऊपर पड़ी या उसने भूत को देख लिया। क्लियर है, घोस्ट को देख लिया। इससे नंबर जो नेक्स्ट वाला है सो एज है, एज है और देन है। इसका प्रयोग हमेशा ही कंपैरिजन वाले वाक्यों में किया जाता है साथियों। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक दिन मैंने जब THEN देन और THAN देन इन दोनों के प्रयोग के बारे में आपको बताया था। तो मैंने कहा जो THEN है ये समय को आइडेंटिफाई करता है और जो THAN है ये कंपैरिजन को जो है डिस्क्राइब करता है। तो आज आपके सामने तीन चीजें हैं, एक सो एज है, ये एज है और एक आपका देन है। यानी सो एज का इस्तेमाल कर सकते हैं या एज का इस्तेमाल कर सकते हैं या देन का इस्तेमाल कर सकते हैं तुलनात्मक वाक्यों में। तो इसमें क्या है, शी इज नॉट कनिंग फुल स्टॉप। कहता है यू थिंक हर टू बी, मतलब वो धोखाधड़ी नहीं कर रही है। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो ये है शी इज नॉट कनिंग, सो शी इज नॉट कनिंग सो एज यू थिंक टू बी। तो सो पहले आ गया और साथियों एज बाद में आ गया। भैया आप उसके बारे में जो भी सोच रहे हैं कि वो एक धोखेबाज है, तो आमतौर पर वो धोखेबाज नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। यानी उसका कंपैरिजन आप धोखेबाजी से नहीं कर सकते। और उससे जो नेक्स्ट वाला है ये है आपका गोपिका इज स्मार्ट और उससे अगला है कुसुम इज इक्वल स्मार्ट। तो ये होगा गोपिका एज स्मार्ट एज कुसुम। गोपिका एज स्मार्ट एज कुसुम, यानी जितनी सुंदर गोपिका है उतनी ही सुंदर आपकी कौन है, कुसुम भी है। उससे जो नेक्स्ट वाला है अगला वाला ये है आपका मोहन इज क्लेवर सोहन इज क्लेवरेस्ट। मोहन इज क्लेवर सोहन इज क्लेवरेस्ट। तो मैंने आपसे एक बार में जब आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियों के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा साथियों पॉजिटिव एक साधारण प्रकार का शब्द होता है। जैसे उसमें कंपैरेटिव लग जाता है यानी ER लग जाता है तो वो और ज़्यादा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि ब्लैक है तो काला, ब्लैकर ज़्यादा काला और ब्लैकेस्ट बहुत ज़्यादा काला। तो अलग अलग तुलनाएं हो गई ना, ब्लैक की, ब्लैकर की और ब्लैकेस्ट की। तो सेम कंडीशन आपकी इसमें है। इसमें है आपका मोहन इज क्लेवर, मोहन भैया चालाक है। सोहन इज क्लेवरेस्ट, लेकिन सोहन बहुत ज़्यादा चालाक है। तो कंपैरिजन करना है तो आपका क्या होगा, सोहन इज क्लेवर देन मोहन। सोहन इज क्लेवर देन मोहन। तो आपने किस किस का इस्तेमाल किया इसमें, सो एज का इस्तेमाल किया, एज का इस्तेमाल किया और देन का इस्तेमाल किया। क्लियर है। और उससे अगला है साथियों आपका हाउ एवर। इसका मतलब है चाहे जितना भी। जब भी इस प्रकार का कोई अर्थ आपके सामने आता है उसके अंदर आप हाउ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, कहता है सी में वर्क हार्ड सी कैन नॉट पास। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसके बाद भी बेचारी फेल हो गई। तो ये है आपका हाउ एवर हैड सी में वर्क। कहता है कि सी कैन नॉट पास, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी वो जो है फेल हो गई। ऐसे वाक्यों में आप हाउ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे अगला है साथियों आपका आल्दो या दो या इवन इफ। देखिए तीनों बिल्कुल सेम है। आप आल्दो का इस्तेमाल करें, आप जो है दो का इस्तेमाल करें, या नंबर नेक्स्ट जो आपका इवन इफ है इसका इस्तेमाल करें। तो आप जब भी आल्दो और दो का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ यट लगेगा। आई रिपीट अगेन, when you will use although and though, for that time you can use yet as a complement word with although and though. But suppose that if you can use what, even if, you never use yet and any other words after or before even if. क्लियर है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप जो है although और दो का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ में साथियों yet का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आप इवन इफ का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ में यट का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ये भिन्नता सूचक या कल्पना सूचक वाक्य है, यानी इसके अंदर या तो एक दूसरे का डिफरेंस बताया जाता है या एक इमेजिनेशन के बारे में, एक कल्पना के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, कहता है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। आमतौर पर साथियों वो गरीब है लेकिन इसके बावजूद भी वो ईमानदार है। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि ही इज पुअर though he is poor. I repeat again please, though he is poor yet he is honest। यानी वो गरीब है लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या है,
ईमानदार है। तो आपने क्या किया कि जहाँ पर आपने दो का इस्तेमाल किया उसके आगे आपने येट का इस्तेमाल किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ही इज पुअर फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। आमतौर पर वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। इसको जब हमने दो से जोड़ा तो मैंने लिखा कि दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। आमतौर पर साथियों वो गरीब है, इसके बावजूद भी वो ईमानदार है। उससे अगला है आपका, इससे जो नेक्स्ट वाला है ये है आपका सेकंड वाला, ये यू मे हैव ए टैक्सी, सॉरी यू मे हायर ए टैक्सी। कहता है यू कैन नॉट रीच द स्टेशन ए टाइम। भाई टैक्सी ले लो, नहीं तो तुम स्टेशन टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। तो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया इवन इफ। और जब भी आप इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं तो इसके आगे कुछ नहीं लगता, येट वेट कुछ नहीं लगता, सिर्फ इवन इफ ही लगता है। तो क्या है, इवन इफ यू हायर ए टैक्सी यू कैन नॉट रीच द स्टेशन ए टाइम। अगर भाई तुमने जो है टैक्सी नहीं ली तो तुम समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सकते। क्लियर है इवन इफ का यूज। और उससे नंबर है आई बिगन लेट आई फिनिश्ड फर्स्ट। आमतौर पर मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी इस काम को समाप्त करना है। तो ये है आपका ऑल्दो आई बिगन लेट येट आई फिनिश्ड फर्स्ट। मुझे पहले ही देर हो रही है इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करना है। यानी देर तब खत्म होगी जब मैं इस कार्य को समाप्त कर दूंगा। तो एक के अंदर आपने किसका इस्तेमाल किया, दो का इस्तेमाल किया, एक में आपने ऑल्दो का इस्तेमाल किया और एक में आपने इवन इफ का किया। मैंने बोला जहाँ पर भी दो होगा और ऑल्दो होगा उसके साथ सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए येट का इस्तेमाल करेंगे, और साथियों इवन इफ के साथ में आपने सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करना है। तो ये कनेक्टर का जो पूरा का पूरा एपिसोड था, पूरी सीरीज थी 6 पार्ट की, वो आपके ख़त्म हो गई। मेरी फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज़ आप मैक्सिमम इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और साथियों जो कूड़ा करकट बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिन पर आप बड़ा समय अपना जाया करते हैं, बहुत समय आपका ख़राब करते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं और आपको भी मालूम है कि आप क्या देखते हैं और वो आपके लिए कितने खतरनाक और घातक हैं। तो हमारी तो आपसे एक छोटी सी विनती होती है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपका जो है, मैं बहुत बार अपने जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो अभी लास्ट टाइम मैंने किसी से पूछा था कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट। तो पता है क्या बोला उन्होंने, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स। बताइए, एक दिन के अंदर 6, 7, 8, 9 घंटे तक के बच्चे हैं सर जो सोशल साइट के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, हावी रहते हैं। सोशल मीडिया को बिल्कुल कैप्चर करके उन्होंने रखा हुआ है। तो मेरा आपसे ये विनती होती है कि इतना समय भी तो आप वहाँ जाया करते हैं, अगर उसमें से 10, 12, 14 मिनट साथियों हमें भी दे देंगे तो आपके लिए तो बेहतर है ही, हमारे को भी एक सहारा मिल जाता है। और इसी इल्तिजा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ, इसी गुजारिश के साथ मैं हर बार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। तो प्लीज़ स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो ज़रूर दोनों के दोनों लगा लें, क्योंकि तभी आप जो है इस महामारी से बच सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं कौशिक इब्राहिम फिर एक दूसरी वीडियो लेके फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।